हिमाचल की खूबसूरत वादियों में एक छोटा सा घर, ये सपना तो शायद हम में से कई लोगों का होगा। बर्फ से ढके पहाड़, एकदम साफ हवा और वो सुकून, कमाल है। पर जैसे ही ये ख्याल आता है, एक और बात दिमाग में आती है। अरे वहां जमीन खरीदना तो लगभग नामुमकिन है, सब यही कहते हैं। पर क्या ये सच में पूरा सच है या फिर कहानी कुछ और है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो मतलब सीधा सवाल यही है ना, कि अगर कोई हिमाचल का रहने वाला नहीं है या वहां का किसान नहीं है, तो क्या वो सच में देवभूमि में अपना एक आशियाना बना सकता है? क्या जमीन या घर खरीदने का कोई रास्ता है? अब देखिए, अगर इसका जवाब सिर्फ एक हाँ या ना में होता तो बात ही क्या थी। ज्यादातर लोगों को लगता है जवाब नहीं है। लेकिन रुकिए, मामला इतना सीधा नहीं है। असलियत थोड़ी पेचीदा है और बस यहीं से आज की हमारी ये पड़ताल शुरू होती है। तो चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी जो दूर करनी है वो ये है कि हिमाचल में ज़मीन खरीदने पर कोई पूरी तरह से बैन या रोक नहीं लगी है। जी नहीं, असल में ये एक कानून है जो इसे रेगुलेट करता है, मतलब कुछ नियम कायदों के दायरे में लाता है। और इस पूरी कहानी का जो हीरो है या कह लें विलेन, वो है सेक्शन 118। ये हिमाचल के टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का एक हिस्सा है। ये कानून सीधा सीधा ये कहता है कि राज्य की जो खेती वाली जमीन है वो किसी ऐसे इंसान को नहीं बेची जा सकती जो हिमाचल प्रदेश का कृषक यानी किसान ना हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा। इसी कानून में कुछ रास्ते भी छोड़े गए हैं जिनसे सरकार की इजाजत लेकर जमीन खरीदी जा सकती है। लेकिन एक मिनट, सवाल तो ये उठता है कि आखिर इस तरह का कानून बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या मकसद था इसके पीछे? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। ये बात है साल 1972 की। उस वक्त हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पास किया गया और इसका मकसद बहुत साफ था। हिमाचल की जो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनकी पहचान को बचाना। सोचिए, उस वक्त चिंता ये थी कि अगर जमीन की खरीद बिक्री को एकदम खुला छोड़ दिया तो बाहर से आए अमीर लोग सारी की सारी उपजाऊ जमीन खरीद लेंगे और फिर क्या होगा? जो वहां के स्थानीय किसान हैं वो अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह जाएंगे। और इस चिंता के पीछे की वजह आपको इस आंकड़े से समझ आएगी। आज भी हिमाचल में लगभग 60% जमीनें ऐसी हैं जो 6 बीघा से भी छोटी हैं। मतलब ज्यादातर किसान छोटे किसान हैं। अब आप सोचिए, ये कानून उन छोटे किसानों को बचाने के लिए कितना जरूरी था, जो शायद थोड़े से पैसे के दबाव में आकर अपनी जमीन बेचने पर मजबूर हो जाते। ठीक है, तो इतिहास तो समझ आ गया, पर अब आते हैं असल मुद्दे पर। मान लीजिए कोई है जो किसान नहीं है, यानी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है, और वो जमीन खरीदना चाहता है, तो रास्ता क्या है? चलिए अब उस परमिशन वाले मुश्किल रास्ते को थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, ये रास्ता सीधा तो बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो सरकार को एक एप्लीकेशन देनी होती है जिसमें साफ साफ बताना पड़ता है कि जमीन क्यों चाहिए, मतलब आपका मकसद क्या है। फिर वो फाइल डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस जाती है, जहां सारे कागजात और एनओसी चेक होते हैं। वहां से मामला सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय पहुंचता है। और इतना सब होने के बाद जो फाइनल फैसला होता है वो सीधा कैबिनेट लेवल पर होता है। मतलब ये एक लंबा और काफी पेचीदा प्रोसेस है जिसमें महीने और कभी-कभी तो साल भी लग जाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। हर मामले में ये लंबी चौड़ी परमिशन नहीं चाहिए होती। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अगर कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या कमेटी एरिया में, मतलब शहरी इलाके में कोई बना बनाया घर या फ्लैट खरीद रहा है तो ये नियम लागू नहीं होता। या फिर अगर कोई हिमाचल प्रदेश हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से कोई जमीन या प्लॉट खरीद रहा है, तब भी ये परमिशन नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो सख्ती है ये मुख्य रूप से खेती वाली जमीन को बचाने के लिए है। तो ये तो हो गई कानून की बात, पर अब आते हैं आज के दौर में। ये कानून लगभग 50 साल पुराना हो चुका है और आज भी इस पर जबरदस्त बहस होती है। ये एक बहुत ही गर्म मुद्दा बना हुआ है। आपको याद होगा, जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था तब अचानक से हिमाचल के इस कानून पर भी सबकी नजरें टिक गईं। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने तो इसे भेदभाव वाला कानून बताकर खत्म करने तक की मांग कर दी थी। और यहीं से ये बड़ी बहस छिड़ गई कि क्या इस तरह के कानून आज के बदलते भारत में भी जरूरी हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये लड़ाई सिर्फ हिमाचली बनाम बाहरी की नहीं है। ये कानून खुद हिमाचल के लोगों के लिए भी एक मुद्दा है। मतलब हिमाचल के ही वो लोग जो पुश्तैनी किसान नहीं हैं, अगर उन्हें खेती की जमीन खरीदनी हो तो उन्हें भी उसी लंबी और थका देने वाली सरकारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
और इसकी वजह से राज्य के अंदर भी लोगों में नाराजगी है। तो फिर सवाल उठता है कि आगे क्या? इस कानून का भविष्य क्या है? क्या ये ऐसे ही रहेगा या इसमें कोई बदलाव आएगा? चलिए देखते हैं कि हाल फिलहाल में इस दिशा में क्या कुछ हुआ है। देखिए, सरकार ने भी वक्त के साथ कदम मिलाने की कोशिश की है। हाल ही में परमिशन की इस पूरे प्रोसेस को तेज और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। अब इससे ये तो नहीं कह सकते कि कानून बदल गया है, पर हाँ, ये एक इशारा जरूर है कि चीजों को आसान बनाने की कोशिश हो रही है। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। एक तरफ है अपनी संस्कृति और जमीन को बचाने की कोशिश, और दूसरी तरफ है विकास और तरक्की की दौड़। क्या ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं? आज के इस बदलते भारत में हिमाचल प्रदेश इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा।